आज हम नॉन वर्बल स्ट्रेटजीज़ करेंगे। आपको पता है कि वर्बल और नॉन वर्बल स्ट्रेटजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। 82% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है और 18% वर्बल होती है। ये लेटेस्ट स्टडीज़ ये कहती हैं, लेकिन ये जो बुक है इसमें 65 की रेशो दी गई है। हम इसको फॉलो करेंगे कि 65% मैसेज जो है वो इंसान के नॉन वर्बल क्यूज़ में होता है, 35% कम्युनिकेशन वर्बल होती है। यानी कि आपका मैसेज उसमें वर्ड्स की ज़रूरत कब है, कितनी है, वो कम है, और नॉन वर्बल क्यूज़ की इतनी अहमियत है। और अगर एक स्किल्ड क्लिनिशियन, एक इंटरव्यूअर इन चीज़ों को समझ ले, इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर ले कि कैसे अपने इंटरव्यू से क्वेश्चंस करने हैं, एक क्लिनिकल इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करना है, वो बेहतरीन इंटरव्यू कर सकता है और इसके बदले में वो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, जिसको वो इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट का बेहतर इलाज कर सकता है। Much of what gets communicated in an interview occurs non-verbally. It has been estimated, for example, that 65% of the meaning of a message is gleaned from non-verbal behavior. किसी भी इंसान के non-verbal behaviors 65% मैसेज को कन्वे करते हैं। मुझे बताएं non-verbal behavior कौन सा होता है? जिसमें लफ्ज़ों की अदायगी ना हो, जो अशारे कनाए हों, वो नॉन वर्बल बिहेवियर होता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप मीडियम चूज़ करते हैं कि किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो आप अल्फाज की सूरत में बयान कर रहे हैं, उन अल्फाज का भी असर है, और जो अल्फाज की सूरत में नहीं, अशारों कनायों की सूरत में अपना माफ़ी ज़मीर दूसरे को बयान कर रहे हैं, उसकी भी अहमियत है, बल्कि उसकी ज़्यादा अहमियत है। तो आपको इस बात में महारत होनी चाहिए कि आप किसी के नॉन वर्बल क्यूज से असेस कर सकें कि वो उसका लहजा कैसा है, वो क्या कहना चाहता है, असल में वो कैसा महसूस कर रहा है। स्किल्ड क्लिनिशियंस रीड अ क्लाइंट्स नॉन वर्बल बिहेवियर फॉर क्लूज अबाउट द क्लाइंट्स इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। एक अच्छा जो माहिर क्लिनिशियन है, एक माहिर तबीब जो है, वो अपने क्लाइंट के नॉन वर्बल क्यूज से उसके एटीट्यूड्स का, उसकी फीलिंग्स का, उसके इमोशंस का पता लगा लेता है। द क्लाइंट हु नेवर मेक्स आई कॉन्टैक्ट विद द क्लिनिशियन मे बी एंशियस और डिप्रेस्ड। एक बात आप याद रखें, अगर आपका क्लाइंट आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहा, आपसे नज़रें नहीं मिलाता, फ़ौरन ही वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है, तो हो सकता है कि वो एंशियस हो, उसे तशवीश हो, वो डिप्रेस हो। फिजिटिंग माइट सजेस्ट एंग्जाइटी और एजिटेशन। स्लोचिंग इन द चेयर विद आर्म्स फोल्डेड कैन सिग्नल बोर्डम। इसका मतलब कि आपका क्लाइंट बोर हो रहा है, आपकी मौजूदगी को एंजॉय नहीं कर रहा, और द क्लाइंट मे बी कम्युनिकेटिंग रिसेंटमेंट टुवर्ड द इंटरव्यू प्रोसेस। क्लिनिशियन नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन द क्लाइंट्स कल्चरल बैकग्राउंड व्हेन डेवलपिंग हाइपोथेसिस बेस्ड अपॉन द क्लाइंट्स नॉर्मल बिहेवियर। इन सम कल्चर्स, फॉर एग्जाम्पल, averting one's eye is a sign of respect। हो सकता है कुछ कल्चर्स ऐसे हों जिसमें आंखों में देखना जो है वो डिसरिस्पेक्ट समझा जाए, या कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जिसमें आंखों में ना देखना डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है। तो आपको अपने क्लाइंट के कल्चर की जानकारी होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट किस कल्चर से बिलोंग करता है, तो आप फिर ही उसको मानी देंगे। कोई भी वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है तो आप उसे अपने कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं असेस करोगे, बल्कि उसके अकॉर्डिंग असेस करोगे, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग असेस करोगे। गॉट इट? जस्ट एज द क्लाइंट्स नॉन वर्बल बिहेवियर कन्वेज अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन टू द क्लिनिशियन, द क्लिनिशियंस फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी पोस्चर से अ लॉट टू द क्लाइंट। जैसे क्लाइंट के नॉन वर्बल क्यूज को जान रहा होता है एक साइकोलॉजिस्ट, ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट के नॉन वर्बल क्यूज को जान रहा होता है क्लाइंट। तो एक साइकोलॉजिस्ट को कौन कौन से जेस्चर्स, पोस्चर्स, नॉन वर्बल क्यूज देने होते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट को लगे कि ये मुझे एक्सेप्ट कर रहा है एज इट इज़। एक है कि साइकोलॉजिस्ट अपनी वर्डिंग में अल्फाज की सूरत में दलासा दे, अल्फाज की सूरत में गाइड करे। एक है कि क्लिनिशियन अपने नॉन वर्बल क्यूज की सूरत में अपने क्लाइंट के साथ रैपो बिल्ड करे, अपने क्लाइंट को हौसला दे, दिलासा दे, उसका इलाज करे। तो ये महारत भी आनी चाहिए कि आप कहाँ नोडिंग करेंगे, कहाँ आप साइलेंट बैठेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्लिनिशियंस टू बी अटेंटिव टू द नॉन वर्बल मैसेजेस दे सेंड टू क्लाइंट्स।
एक साइकोलॉजिस्ट को अटेंटिव होना होगा, ना सिर्फ अपने नॉन वर्बल क्यूज देते वक्त बल्कि अपने क्लाइंट्स के नॉन वर्बल क्यूज को समझते वक्त। बीइंग अटेंटिव एंड कन्वेइंग इंटरेस्ट facilitates communications. Clients are often asked about highly personal issues. They are more likely to share information with the clinician they perceive to be interested in what they say and to care about them as a person. क्लाइंट तब ही अपनी पर्सनल बातें शेयर करेगा जब वो ये चीज़ नोट करेगा, जब वो अपने साइकोलॉजिस्ट के, क्लिनिशियन के नॉन वर्बल बिहेवियर्स को नोट करेगा कि वो वाकई मेरी बात सुनना चाहता है, तो फिर ही वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देगा। अगर उसे लगे कि ये साइकोलॉजिस्ट कहीं मेरी बातें सुन के बोर तो नहीं हो रहा, कहीं साइकोलॉजिस्ट को कुछ बुरा तो नहीं लग रहा, तो फिर वो मज़ाहमत पे उतर आएगा, वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, वो कंफर्ट जोन में नहीं आएगा, वो साइकोलॉजिस्ट की मौजूदगी में अच्छा महसूस नहीं करेगा, तो फिर वो अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करेगा। अगर नहीं शेयर करेगा तो आप असेसमेंट नहीं कर सकोगे, आप उसको नहीं बेहतर कर सकोगे। Egan 1986 describes several micro skills for communicating interest to the clients. He uses the acronym SOLAR, S-O-L-E-R, SOLAR, as a mnemonic device for recalling these skills. उसने सोलर के नाम से एक टेक्निक मुतारफ़ करवाई। S का क्या मानी है, O का क्या मानी है, L का क्या मानी है, E का क्या मानी है, R का क्या मानी है, ये वो बताएगा। The S stands for securely facing the client. For example, having one's shoulders squared to the client and facing him or her directly. यानी आप अपने क्लाइंट को अपने पूरे दोनों शोल्डर्स स्क्वेयरली फेस करोगे, फिर उसे ऐसा अच्छा मैसेज जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मुखातब होते तो अपना पूरा वजूद मुबारक उसकी जानिब कर लेते थे। इससे अगले बंदे को अच्छा एहसास जाएगा, उसे अहमियत दी जा रही है, उसे ये एहसास होगा कि मुझे इतना अहम जाना जा रहा है। आजकल आप देखें हमारे यहाँ इधर को मुंह होता है और इधर सलाम हो रहा होता है, ठीक है, ये कोई ज़्यादा अहमियत ना देने वाली बात है। अपने क्लाइंट को आपने एस स्क्वेयरली फेस करना है। सोलर में एस मैंने बता दिया आपको, एस का क्या मतलब है, स्क्वेयरली फेस करना है, यानी कि आपके दोनों शोल्डर क्लाइंट की जानिब को होंगे। गॉट इट। ओ रिमाइंड्स द क्लिनिशियन टू अडॉप्ट एन ओपन पोस्चर। ओ क्लिनिशियन को यह चीज़ याद करवाएगा कि उसने ओपनली उसके सामने पेश होना है। कोई डिफेंसिव पोस्चर नहीं बनाना, टांग पे टांग रख के नहीं बैठना, ऐसे करके नहीं बैठना, ठीक है, ओपनली उसके साथ पेश आना है। उसके बाद एल इज़ फॉर लीन टूवर्ड द क्लाइंट। जब क्लिनिशियन दोनों टांगों को क्रॉस लेग्स टुगेदर ऐसे बैठेगा या बाजू ऐसे कर लेगा तो ये ओपन के मानों में नहीं आता। क्रॉसिंग वंस आर्म्स और लेग्स कैन सिग्नल डिफेंसिवनेस। जब एक क्लिनिशियन अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठता है या फिर अपने बाजू फोल्ड करके बैठता है तो इससे मैसेज किया जाता है कि ये डिफेंसिव है, ये कुछ छुपा रहा है। अगर क्लिनिशियन ही ऐसे डिफेंसिव पोज में बैठेगा तो वो ओपनली कैसे डिस्कस कर सकेगा, ना क्लाइंट ओपनली डिस्कस कर सकेगा ना ही साइकोलॉजिस्ट। बट एन ओपन पोस्चर सेज दैट द क्लिनिशियन इज ओपन टू व्हाट द क्लाइंट हैज़ टू से। अगर ओपन पोस्चर शो करवाएगा क्लिनिशियन तो क्लाइंट को ये मैसेज जाएगा कि क्लिनिशियन वाकई जानना चाहता है कि मेरे दिल में क्या है, मेरा जहन क्या कहता है, मेरा मसला क्या है। L is for lean toward the client. In North American culture, leaning toward someone conveys the messages that the listener is interested in what is being said. कि आप अपने क्लाइंट की जानिब थोड़ा सा झुकेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट कल्चर में इसके डिफरेंट मानी हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसके मानी ये हैं कि इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं बात करने वाले की बात में। जब क्लाइंट को ये मैसेज आएगा कि ये साइकोलॉजिस्ट मेरी गुफ्तगू में इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे सुनना चाहता है, तो वो और ज़्यादा उसे चीज़ें बताएगा, वो और ज़्यादा शौक से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शो ऑफ करेगा। गॉट इट। E is for eye contact. E stands for eye contact. क्लिनिशियन को E रिमाइंड करवाएगा कि वो अपने क्लाइंट के साथ आई कॉन्टैक्ट बहाल रखें। फ्रीक्वेंट आई कॉन्टैक्ट शोज इंटरेस्ट। जब आप मुतअद्दिद बार आई कॉन्टैक्ट शो करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं किसी की बातों में। फाइनली R stands for रिलैक्स। बिगिनिंग क्लिनिशियन
often find the latter the most difficult micro skill to master. However, it may be the most important. अच्छा, जो नए क्लिनिशियन हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाते, जब वो अपने क्लाइंट का इंटरव्यू कर रहे होते तो वो रिलैक्स नहीं हो पाते, ऐसे में वो बेहतर साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। एक बेहतर साइकोलॉजिस्ट में ठहराव होता है, वो अपने क्लाइंट के सामने घबराया हुआ नहीं होता, वो रिलैक्स होता है, वो खुद भी रिलैक्स होता है, वो अपने क्लाइंट को भी आसानी फराहम करता है, उसे भी रिलैक्स करके रखता है। अक्सर हम इंटरव्यू टेक्निक्स में ही जा रहे थे तो हम नॉन वर्बल स्ट्रैटेजीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉन वर्बल स्ट्रैटेजीज ये होती हैं जिसमें अल्फाज नहीं यूज़ होते, आपका बैठना उठना, आपके इशारे कनाए मैटर कर रहे होते हैं, आपकी आँखों की मूवमेंट, ठीक है, ये मैटर कर रही होती हैं। ये चीज़ हम देख रहे थे। अच्छा, जब नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन में एक बैलेंस होगा तो एक साइकोलॉजिस्ट, एक क्लिनिशियन बेहतर अंदाज से अपने इंटरव्यू को पाया तकमील तक पहुंचाएगा और बेहतर तरीके से उसे गाइड कर सकेगा, उसे समझ सकेगा। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप विद योर वाइफ? ये क्वेश्चन टेक्निक है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ओपनली, और नॉन वर्बल बिहेवियर कैसे होने चाहिए। will likely lead to one type of response if asked by a clinician who is staring out the window and tapping a pencil, and quite another from clinician who makes eye contact. अच्छा, ऐसे कहने का अंदाज क्या होगा? आपके अपनी वाइफ से ताल्लुकात कैसे? एक क्लिनिशियन इस बात को कैसे कहेगा कि वो अपने क्लाइंट की आंखों में देखते हुए ये सवाल करें कि आपके अपनी वाइफ के साथ ताल्लुकात की नौयत क्या है? एक दूसरा क्लिनिशियन क्या करेगा? विंडो की तरफ देखते हुए ये सवाल पूछें, या फिर हाथ टेबल पे टैप करते हुए ये क्वेश्चन पूछें। दोनों के मानी में फ़र्क हो जाएगा, दोनों के मानी में टोटली फ़र्क हो जाएगा। क्लाइंट को अच्छा महसूस होगा, किस चीज़ पे वो क्लाइंट बताना चाहेगा कि ये इंटरेस्ट ले रहा है। समटाइम क्लाइंट ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले क्लिनिशियन को भी अवॉइड करता है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपका जा रहा मेरी बातों से मेरे साथ, वो ऐसे क्लिनिशियन से भी अवॉइड करता है। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होना होगा और आपको उसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इंतखाब करने में मदद देनी है। आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने उससे, ताकि उसे चॉइस दी जाए कि अगर तुम चाहो तो तुम बयान कर सकते हो, अगर तुम नहीं चाहते तो इट्स ओके। ये वाला फील जाएगा जब उसे, तो वो बेहतर अंदाज से आपको अपनी इंफॉर्मेशन फराहम कर सकेगा। गॉट इट? नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल्स। अच्छा, हमारा अलमिया ये है कि हमें लिसनिंग स्किल्स नहीं है, ना टीचर्स में लिसनिंग स्किल्स है, ना स्टूडेंट्स में, ना घरों में, ना हस्बैंड में, ना वाइफ में, ना सोसाइटी में। इसकी बिना पर हमारे यहाँ झगड़े रहते हैं। लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं कि आप किसी को कैसे सुने, ये बहुत ही अहम है। एक क्लिनिशियन, एक स्किल्ड क्लिनिशियन 90% तक अपने क्लाइंट के मसाइल को ख़त्म कर देता है या कम कर देता है सिर्फ सुन के। वो क्लाइंट किसी और से भी तो कह सकता था, उसने आपका इंतखाब किया कि ये बात इस बंदे से या इस बंदी से शेयर की जा सके। रीज़न क्या है? उसने आपका इंतखाब क्यों किया? उसको लगा कि ये सुनेगा ही नहीं, सिर्फ समझेगा भी, ठीक है। और जब ये समझ लेगा मुझे सुकून हो जाएगा। कितनी अजीब बात है कि क्लाइंट को सुकून हो रहा है, समझ साइकोलॉजिस्ट रहा है। ये रिश्ता डेवलप होना चाहिए एक क्लाइंट और एक साइकोलॉजिस्ट के दरमियान। अगर ये रिश्ता डेवलप हो जाए तो आप किसी का इलाज कर सकते हैं, आप किसी को बेहतरी फराहम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बेहतर तौर पे इलाज नहीं कर सकेंगे। इंसान पहले जैसा नहीं रहता, इंसान में चेंज आ जाता है। वो चेंज अच्छा भी होता है, वो चेंज इंसान को कुछ सबक भी सिखाता है। तो इंसान को चाहिए कि वो मौजूदा वक्त की कदर करे, जिस लम्हे में वो जी रहा है उस लम्हे को भरपूर जिए, कदर के साथ, इज़्ज़त के साथ। लिसनिंग स्किल्स। बीइंग अ गुड क्लिनिकल इंटरव्यूअर इन्वॉल्व्स मच मोर दैन सिंपली नोइंग व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क। एक अच्छा क्लिनिशियन जो है वो जानता है कब कौन सा क्वेश्चन उसने पूछना है। उसने अपने क्लाइंट के साथ बातों की एक चेन बनानी है, उस चेन के थ्रू उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है अपने क्लाइंट की। अगर वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने में कामयाब हो जाए तो ही वो अपने क्लाइंट के एटीट्यूड्स, फीलिंग्स को समझ सकेगा, उसके इमोशंस को जान सकेगा, और तो ही असेसमेंट कामयाब होगी, तो ही
इलाज भी कामयाब हो सकेगा। गॉट इट? इफेक्टिव इंटरव्यूइंग रिक्वायर्स इफेक्टिव लिसनिंग। एक अच्छा इंटरव्यू जो है, इफेक्टिव इंटरव्यू, वो आपसे डिमांड करता है कि आप में इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स हों। बी अ गुड लिसनर। Listening might seem like a passive process. The listener receives information, and in fact, listening in some contexts is more passive than in others. अच्छा, एक है, एक बंदा एक्टिवली चीज़ें बता रहा है और दूसरा पैसिवली चीज़ों को सुन रहा है। जब दोनों ही बोलेंगे तो कौन किसे सुनेगा, कौन किसे समझेगा? तो ऐसा है कि आपको तब तक खामोश रहना है जब तक आपका क्लाइंट बोल रहा है, और आपने उसे इफेक्टिवली सुनना है, और उससे ये मैसेज जाना चाहिए आपके जेस्चर्स के थ्रू, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, कि उसकी बात को ना सिर्फ सुना जा रहा है बल्कि इंटरेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है? हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ इस बिना पे होती हैं कि मेरी बात ही नहीं सुनती है, मेरी बात ही नहीं सुनता ये। क्यों? इस एक दूसरे के पास टाइम ही नहीं एक दूसरे को सुनने को, दूसरे को समझने को, सारे अपना ही कहना चाहते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट ये प्लेटफॉर्म फराहम करेगा अपने क्लाइंट को कि मैं तुम्हें सुनूंगा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा, तुम कह दो तुम्हारे ज़हन में जो भी आ रहा है। लिसनिंग टू वन साइकोलॉजी प्रोफेसर लेक्चर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्केड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट एंड रेट्स ऑफ एक्सटिंक्शन माइट रिक्वायर वेरी लिटिल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। एक प्रोफेसर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है और एक स्टूडेंट ने उसको सुनना है। इसमें एक्टिव है प्रोफेसर, जबकि एक लिसनर है स्टूडेंट। स्टूडेंट का बीच में हिस्सा ही कितना है? थोड़ा सा है ना हिस्सा, लेकिन अगर वो अपना थोड़ा सा हिस्सा भी सही से अदा ना कर सके, लेक्चर बर्बाद हो जाएगा। ज़रा सोचें, एक प्रोफेसर तब तक इंफॉर्मेशन का फ्लो जारी रखता है बेहतर अंदाज में जब तक उसे लगे कि उसे सुना जा रहा है, उसे समझा जा रहा है। अगर उसे ये मैसेज जाए कि ना उसे सुना जा रहा है ना उसे समझा जा रहा है, तो हो सकता है कि वो लेक्चर कंप्लीट कर दे, मगर उसे वो एक अच्छा एहसास नहीं जाएगा। अब हम समझेंगे कि एक्टिव लिसनिंग होती क्या है। द टर्म एक्टिव लिसनिंग हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय क्लिनिशियन टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स। एक्टिव लिसनिंग से मुराद है कि हम वो स्ट्रेटजीज बयान करेंगे क्लिनिशियन के सामने जो उसे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने में मदद देगी। क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने में उसे कुछ स्किल्स मदद देंगी, वो हैं एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। गॉट इट? कि एक्टिवली कैसे तुमने लिसन करना है, तुमने सुनना कैसे अपने क्लाइंट को। हमारे बुजुर्ग हजरात, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, उनको टाइम ही नहीं देते। आप उनको टाइम दें और उनके दर्द भरी कहानियाँ, उनके माजी के किस्से सारे सुने, और सुने भी ऐसे जैसे आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, जेन्युइनली इंटरेस्ट लेके सुने, वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जब आपकी वालदा या आपके वालिद आपसे मुखातब हैं और आप मोबाइल की स्क्रीन को देख रहे हैं, ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है। आपका क्लाइंट आपके साथ बात कर रहा है और आपका ध्यान विंडो की जानिब है, ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है। आपका क्लाइंट आपसे मुखातब है और आप बॉल पॉइंट से कुछ लिख रहे हैं, अच्छा फिर क्या हुआ। आप बात कर रहे हैं और अपने क्लाइंट को इग्नोर कर रहे हैं। क्लाइंट के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं कन्वे होगा। क्लाइंट अपना डाटा आपसे क्यों शेयर करे? ऐसे नहीं। क्लाइंट को इंटरेस्ट शो करवाएं, क्लाइंट को पता चले जेन्युइनली ये मेरा भला चाहता है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स में कौन कौन से असूल कार फरमा होते हैं? उनमें पहला है एक्टिव लिसनिंग, जो हमने अभी बयान किया है। दूसरा है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन रेफर्स टू क्वेश्चनिंग दैट हेल्प्स द क्लिनिशियन अंडरस्टैंड एन एम्बिगुअस मैसेज। Typical clarifying responses start with phrases such as, "Are you saying that? Could you describe for me?" ये है क्लैरिफिकेशन, कि आप किसी भी क्लाइंट के किसी भी मैसेज को क्लैरिफाई करें कि क्या आपका इस बात से ये मतलब है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ये वर्डिंग होती है मैसेज को क्लैरिफाई करने के लिए। इससे क्लाइंट को एक मैसेज जाएगा कि ये वाकई मेरा जो बोल रहा हूँ इसमें इंटरेस्ट रखता है। अगर मैं बोलता जाऊं और आप में से कोई बोले ही ना, कोई क्लास पार्टिसिपेशन ना हो, कोई बात ही ना करें, तो ये आप क्लैरिफाई करोगे तो मैं ज़्यादा बेहतर तौर पे लेक्चर डिलीवर कर पाऊंगा और मैं ये चीज़ समझूंगा कि इनको समझ आ रही। जब हमारा क्लाइंट हमसे बात कर रहा होता है तो हम वक्तन फ़वक्तन उसकी बात को मज़ीद समझने के लिए उसे क्लैरिफाई करते हैं इस अंदाज से
कि आप ये कहना चाहते हैं, क्या आपका इससे ये मतलब तो नहीं है? तो वो फिर कहता है हाँ मेरा मतलब ये है, या वो कहता है नहीं नहीं हरगिज़ मेरा ये मतलब नहीं है, मैं असल में ये बयान करना चाहता हूँ। तो आप असल में उसके मसले की मुख्तलिफ डायमेंशंस को समझने के लिए क्लैरिफाई करते हैं, इससे उसके अंदर का जंग भी उतरेगा, उसे भी अपने असल मसले की जानिब बढ़ने में मदद मिलेगी। क्या क्लैरिफिकेशन समझ आई? क्लैरिफाई करना, किसी से उसके पैगाम को क्लियरली समझना कि एक्चुअली तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक हो गया? व्हाट यू मीन बाय भी कह सकते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से। इन एडिशन टू क्लैरिफाई द मैसेज, clarification responses confirm the accuracy of the clinician's perception and highlight for the client exactly what he or she has communicated। clarification का एक और मकसद भी होता है जो ये चीज़ बयान करता है कि हमारा क्लिनिशियन क्या वाकई उसका परसेप्शन क्या वाकई सही है। एक क्लिनिशियन क्लैरिफिकेशन के दौरान या क्लिनिकल इंटरव्यू के दौरान अपने क्लाइंट को समझने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो जब वो क्लैरिफाई करता है तो इससे उसे ये भी पता चलता है कि वो उसकी परसेप्शन सही है इस बारे में या नहीं। अगर उसने कुछ चीज़ गलत समझ ली है तो वो दोबारा उसे ठीक समझने में मदद भी मिलेगी। पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग व्हाट द क्लाइंट हैज सेड, रीफ्रेजिंग इट एंड सेइंग इट बैक। पैराफ्रेजिंग में ये होता है कि हमने क्लाइंट के एक पूरे पैराग्राफ को, क्लाइंट की 3-4 बातों को एक नए तरीके से नए सेंटेंस में उसे ही बयान करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बताया कि मैं नानी के घर गया, वहाँ पे मुझे फ़लाँ चीज़ें मिली, मैं बड़ा पछताया, मैं क्यों आ गया यहाँ, ये वो, उसने कितनी सारी कहानी आपको बयान की। क्लिनिशियन क्या करेगा? क्लिनिशियन उसी कहानी को किसी दूसरी वर्डिंग में बयान करके पूछेगा क्या तुम्हारा ये मतलब है, तुम ये कहना चाहते हो। तो उसकी खामियां दूर करते वक्त वो जो बयान करेगा उससे और डिटेल पता चलेगी आपको, और डिटेल से आपको पता चलेगा कि आपका क्लाइंट एक्चुअली कहना क्या चाहता है। जब आप रीफ्रेज करते हो ना, क्लाइंट के जुमले को किसी और वर्डिंग में बयान करते हो, तो ये होता है पैराफ्रेजिंग। द क्लिनिशियन टेल्स द क्लाइंट इन द क्लिनिशियंस ऑन वर्ड्स। क्लिनिशियन क्लाइंट की बात को अपने अल्फाज में बयान करके पूछेगा what he or she understood the client to say। Paraphrasing communicates to the client that he or she has been understood। इससे क्लाइंट को पता चलेगा कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जब ऐसा करेगा तो क्लाइंट को ये मैसेज जाएगा कि मेरा साइकोलॉजिस्ट वाकई मेरी बात को समझ रहा है, अगर नहीं समझ रहा तो मैं इसे अभी समझा देता हूँ। जब वो मज़ीद समझाएगा तो इससे फिर उसकी इंफॉर्मेशन और ज़्यादा बेहतर तरीके से बाहर निकलेगी। मैं एक टेबल की सूरत में भी बयान करूँगा बोर्ड पे। अभी जो स्ट्रेटजीज़ हमने देखी हैं इसको एक टेबल की सूरत में हम देखेंगे। ये एक टेबल है जिसमें ये सारी चीज़ें वाज़े करके बयान की गई हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्स है क्लैरिफिकेशन। अ क्वेश्चन बिगिनिंग विद फॉर एग्ज़ाम्पल डू यू मीन दैट और आर यू सेइंग दैट प्लस रीफ्रेजिंग ऑफ द क्लाइंट्स मैसेज। ये क्लैरिफाई करने के लिए ऐसे सवालात पूछते हैं, क्या आपका मतलब ये है, क्या आप ये कहना चाहते हैं। ये अंदाज़ अख्तियार करते हुए हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे अपने क्लाइंट का मैसेज जो हमें वो कन्वे करेगा। इसका मकसद क्या होगा, बिल्कुल इसके आगे इसके 2 मकासद दिए गए हैं। नंबर 1, टू इनकरेज क्लाइंट एलैबोरेशन। क्लाइंट को हम एक इनकरेजमेंट देंगे कि वो मज़ीद एलैबोरेट करे, चीज़ों को मज़ीद वाज़े करके बयान करे। दूसरा मकसद ये होगा टू चेक आउट द एक्यूरेसी ऑफ व्हाट यू हियर्ड द क्लाइंट से। एक ये भी चीज़ पता चलेगी। दूसरा मकसद ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि क्लाइंट ने जो हमें कहा है क्या मैंने वाकई वही समझा है। एक्यूरेसी चेक हो जाएगी जो चीज़ें हमने परसीव की हैं उनकी। दूसरे नंबर पे है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेज करना, रिस्पॉन्डिंग टू अ कंटेंट। हम पैराफ्रेज करेंगे कि क्लाइंट के मैसेज को अपनी वर्डिंग में रीफ्रेज करके उससे दोबारा पूछेंगे। जैसे क्लाइंट ने कोई चीज़ बताई है, बयान की है, हम वही चीज़ किसी और वर्डिंग में कहेंगे कि तुम्हारा मतलब कहने का ये है। तो क्लाइंट उसको वाजे करेगा नहीं मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था, या वो कहेगा जी बिल्कुल आप सही समझे हैं। तो ये भी एक्यूरेसी चेक करने में मदद देगा
और इससे क्लाइंट को और हौसला मिलेगा कि ये वाकई मुझे समझ रहा है, सुन रहा है। इसकी डेफिनेशन होगी अ रीफ्रेजिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द क्लाइंट्स मैसेज। इसका मकसद होगा टू हेल्प द क्लाइंट फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ हिज और हर मैसेज। इससे क्लाइंट जो अपने टॉपिक से हट रहा होगा वो अपने टॉपिक पे रहेगा, स्ट्रिक्ट टू द टॉपिक। क्लैरिफिकेशन का एक थर्ड मकसद भी था टू क्लियर अप वेग मैसेजेस। जो ऐसे मैसेजेस क्लाइंट ऐसी गुफ्तगू करेगा जिसका हमें कोई सही से मफहूम समझ नहीं आ रहा कि क्लाइंट का मतलब क्या है, क्लाइंट कहना क्या चाहता है, वो भी इस चीज़ से वाज़ेह होगा। इसका दूसरा मकसद ये होगा टू हाईलाइट कंटेंट व्हेन अटेंशन टू फीलिंग इज़ प्रीमेच्योर और सेल्फ डिफीटिंग। हमें पता चलेगा कि असल में उसके एहसासात क्या हैं, उसके एहसासात की नोयत उसे वाज़ेह होकर मिलेगी और हमें भी पता चलेगी। नंबर 3 होगा रिफ्लेक्शन, रिस्पॉन्डिंग टू फीलिंग्स। हमने रिफ्लेक्ट बैक करना होता है अपने क्लाइंट को एक आईना दिखाना होता है जैसे ही वो बात करे। ये हमने डिटेल से पहले भी देखा है कि हम कैसे अपने क्लाइंट को आईना दिखा सकते हैं। आ रीफ्रेजिंग ऑफ द इफेक्टिव पार्ट ऑफ द क्लाइंट्स मैसेज। हम अपने क्लाइंट के ही मैसेज में से कोई एक इफ़ेक्टिव पार्ट निकाल के उसे रीफ्रेज करके फिर क्लाइंट को बताएंगे। जैसे कल हमने बात की कि आपका क्लाइंट कहता है कि मैं तो ज़्यादा हसीन भी नहीं हूँ, मेरे पास तो पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं, मेरे पास तो फ़लाँ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, नथिंगनेस। तो हम उसे ये चीज़ उसके ही मैसेज से रीफ्रेज करके उसे बयान करेंगे कि क्या जस्ट बिकॉज तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि नथिंगनेस, कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसमें एक तरह का एक टॉन्ट है, एक तरह की एक डांट है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, हालांकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारी सांस चल रही है, क्या ये काफ़ी नहीं है? तो हम किसी भी चीज़ को, जो हमारा क्लाइंट किसी भी चीज़ को दुख बना के, रोग बना के पाल रहा होता है, हम उसे उसके रोग से छुट्टी दिलवाएंगे। इसका मकसद क्या होगा? टू इनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस मोर ऑफ हिज और हर फीलिंग्स। इससे क्लाइंट मज़ीद रिफ्लेक्ट बैक से मज़ीद अपनी एहसासात को वाज़े करेगा। टू हैव द क्लाइंट एक्सपीरियंस फीलिंग्स मोर इंटेंसली। वो अपनी एहसासात को मज़ीद शिद्दत से तस्लीम करेगा और बयान करेगा। तीसरा मकसद इसका ये होगा टू हेल्प द क्लाइंट बिकम मोर अवेयर ऑफ द फीलिंग्स दैट डोमिनेट हिम और हर। उसे एहसास होगा कि एक्चुअली उसके कौन से एहसासात हैं जो उस पर रूल आउट कर रहे हैं, जो उस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। नंबर 4 होगा टू हेल्प द क्लाइंट डिस्क्रिमिनेट एक्यूरेट अमंग फीलिंग्स, कि वो फ़र्क कर सके कि एक्चुअली उसकी फीलिंग्स क्या हैं। ये चीज़ भी अहम होगी। उसके बाद समराइजेशन, कि क्लाइंट अपना बयान दे चुका आपको, अपनी बातें शेयर कर चुका आपको, आप उसकी बातों का निचोड़ आखिर में सेशन के उससे शेयर करेंगे कि मैं तुम्हारी बातों को अगर समरी की शक्ल में बयान करूं तो तुमने ये चीज़ कही, फिर तुमने ये चीज़ कही, क्या मैं सही समझा हूं? 2 or more paraphrases or reflections that condense the client's message or the session। हम 2-3 रीफ्रेज करके, रिफ्लेक्ट बैक करके मैसेजेस को या पूरे सेशन को अपने क्लाइंट से शेयर करेंगे कि क्या ये चीज़ें थी आज जो तुमने बयान की। तो इस पे क्लाइंट मज़ीद अगर कुछ बयान करना चाहेगा तो वो मज़ीद बयान करेगा, वरना वो बता देगा कि जी यही चीज़ें थी। इसका मकसद क्या होगा? टू टाई टुगेदर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स मैसेज। हम इकट्ठे करके अपने क्लाइंट के मसाइल को बयान करेंगे ताकि क्लाइंट भी समझ जाए कि असल में बात क्या थी, और अगर कोई एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहे कि ये आपने गलत समझा है, ये ऐसे थी बात, वो भी हमें बता सके। दूसरा मकसद इसका ये होगा टू आइडेंटिफाई अ कॉमन थीम और पैटर्न। हमें पता चलेगा, हम शनाख्त करेंगे कि एक्चुअली इसके एहसासात और इसकी आदात और इसके मसाइल ये इस पैटर्न में हैं। नंबर 3, टू इंटरप्रेट एक्सेसिव टॉकिंग। तो हम उसका जो बोलना है, उसका ज़्यादा बोलना, उसको भी इंटरप्रेट करेंगे। क्लाइंट को भी पता चलेगा कि अच्छा जो मैं ऐसे बोलता हूँ इसकी इंटरप्रेशन ये बनती है, या दूसरे मेरे मैसेजेस का ये जवाब देते हैं, या ऐसे उसे अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 4 होगा टू रिव्यू प्रोग्रेस। इससे मज़ीद आगे भी बढ़ेंगे
आगे भी चलेगी बात कि वो एक रिव्यू होगा हमारा क्लाइंट के मैसेज पर। दैट्स इट।